जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएस में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। इससे पहले हमने पॉलिटी वगैरह डिस्कस करा है। उम्मीद है आपने इन वीडियोस को भी देखा होगा। अगर आप सीडीएस या सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सूर्य बैच है और ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने देखे थे, इसके बाद पॉलिटी के भी क्वेश्चंस देखे थे और ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चंस हमने कवर किए थे ना। हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे और तरीका आप जानते ही हो, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। तो ये एक क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है ड्रॉट के बारे में। ड्रॉट का मतलब सुखाड़ होता है और ये 3 स्टेटमेंट हैं। पहला कह रहे हैं जो मीटरोलॉजिकल ड्रॉट है ये तब अकर करते हैं जब मीन एनुअल रेनफॉल 75% से कम हो। दूसरा ये कह रहे हैं जो एग्रीकल्चर ड्रॉट है ये एक्सट्रीम मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण शुरू होते हैं। और तीसरा ये कि जो सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट है ये मीटरोलॉजिकल ड्रॉट, मीटरोलॉजिकल मतलब मौसमी सुखाड़ से जुड़े हुए हैं। तो 3 स्टेटमेंट है और आपको बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। ये इसका फॉर्मेट है। ऐसा नहीं आपसे पूछा गया कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आपने पूछा कौन कौन से करेक्ट हैं। तो ये एक ऐसा पैटर्न है, मतलब 2 तरीके के पैटर्न पूछे जा रहे हैं अभी आजकल, जिसमें से सिंपल वाला पैटर्न पूछा गया है। एनसीईआरटी में मेंशन है ये। और ड्रॉट की कैटेगरीज होती हैं, बट इससे पहले आपको ड्रॉट को समझना पड़ेगा कि जो हमारा मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब सीजनल रेनफॉल 75% से कम हो तो ड्रॉट की कंडीशन कहलाई जा सकती है। आप सोचो अगर 100% बारिश होती है और अगर उस केस में 75% ही हो तो उसे ड्रॉट के रूप में कंसिडर करते हैं। बट उसमें भी अगर जो डेफिशिएंसी है वो 26 से 50% हो तो हम कहेंगे कि ये किस तरह का ड्रॉट है। 26 से 50% के केस में ये कहलाएगा कि ये मॉडरेट ड्रॉट है। बट अगर 50% डेफिशिएंसी है दैट मीन्स ये सीवियर ड्रॉट है ना। 50% ज़्यादा डेफिशिएंसी दैट मीन्स ये सीवियर ड्रॉट है। तो इस हिसाब से ये जो कह रहे हैं, देखो आप इन्होंने बता भी रखा है, मीटरोलॉजिकल का भी अलग से डेफिनेशन दे रखा है ना। ये तब आता है जब इससे पहले कुछ और तरह के डॉट देखने को मिलते हैं, जब जो रेनफॉल डेफिशिएंसी है किसी एरिया में विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इज़ लेस, तो इसे हम मॉडरेट ड्रॉट के रूप में देखते हैं कि 26 से 50%। और सीवियर ड्रॉट कब कहलाता है, 50% से भी ज़्यादा डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाए नॉर्मल सिचुएशन के मुकाबले। बट शुरुआत 75% से ही कहलाई जाती है। और एक सिचुएशन में जहाँ पे रेनफॉल डेफिशिएंसी एक्सीड्स 10% एंड व्हेन द एरिया अंडर ड्रॉट एक्सीड 20% इट इज़ कंसिडर्ड एज ड्रॉट फॉर द कंट्री एज अ होल। मतलब आप सोचो कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो रेनफॉल डेफिशिएंसी है ये 10% से ज़्यादा बढ़ जाए और जो एरिया है उस ड्रॉट में वो 20% से ज़्यादा हो। तो 100% अगर देश का एरिया तो उसमें से 20% से ज़्यादा हिस्सों में इस तरह की डेफिशिएंसी हो 10% ज़्यादा की, तो उसे हम कंट्री के लिए ही, कंप्लीट कंट्री के लिए ड्रॉट के रूप में कंसिडर करते हैं। और अगर 40% से ज़्यादा हो जाए ये कंडीशन तो सीवियर ड्रॉट ईयर कहलाता है, ऑल इंडिया सीवियर ड्रॉट ईयर। तो इस तरीके से अलग अलग कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली कहा कि मीटरोलॉजिकल ड्रॉट कब अकर करता है जब मीन एनुअल रेनफॉल लेस देन 75% हो। तो ये बात सही है यहाँ पे आईएमडी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा कह रहे हैं एग्रीकल्चरल ड्रॉट अराइजेज आउट ऑफ एक्सट्रीम मॉइस्चर स्ट्रेस। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि एग्रीकल्चर जो ड्रॉट होते हैं ये यूजुअली ट्रिगर होता है मीटरोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट की वजह से। मतलब मौसमी सुखाड़ आया, बारिश नहीं हुई या फिर और दूसरे वजह हुए हैं जहाँ पे जो सॉइल मॉइस्चर और जो रेनफॉल है ये इनएडिक्वेट होंगे क्रॉप उगाने के लिए, जिससे एक्सट्रीम क्रॉप स्ट्रेस आ गया, मतलब फसलें नहीं उग पाई, तो उसे हम एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहेंगे क्योंकि यहाँ पे खेती नहीं हो पाई। तो जब खेती नहीं हो पाई और उस तरह का ड्रॉट आया तो वो कहलाता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल ड्रॉट एक्सट्रीम मॉइस्चर स्ट्रेस की वजह से नमी ही नहीं बची मिट्टी में, तो किस तरह से खेती हो पाएगी। तीसरा कह रहा है सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट इज रिलेटेड टू मीटरोलॉजिकल ड्रॉट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि जो मीटरोलॉजिकल ड्रॉट है ये डेफिनेटली सॉइल मॉइस्चर से भी जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉइल मॉइस्चर है ये बहुत ज़रूरी है मिट्टी के लिए। बट यहाँ इन्होंने कहा कि ये मीटरोलॉजिकल ड्रॉट है, मतलब मौसमी सुखाड़ है, जब बारिश ही नहीं हुई मौसम की वजह से, मौसम में चेंजेस की वजह से, तो सॉइल में मॉइस्चर जो है वो काफ़ी कम हो गया, तो सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट अकर कर गया। तो इस हिसाब से तीनों सही होने चाहिए, आंसर शुड बी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक सॉइल के बारे में है। 3 स्टेटमेंट है, पहला आप वीडियो पॉज करके पढ़िए। पहला कह रहे हैं ये मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू को कवर करता है। दूसरा कह रहे हैं इसे रेगुर भी कहते हैं और ये जनरली क्लेई होता है यानी मिट्टी वाला होता है, डीप होता है और इम्परमिएबल होता है। तीसरा कह रहे हैं ये इम्परमिएबल होता है यानी इसमें परमिएशन नहीं हो पाता वाटर का। तो जो रेनफेड क्रॉप है यानी वैसे क्रॉप जो बारिश पे डिपेंड है, जो रेन पे डिपेंड है, वैसे जो क्रॉप है वो ब्लैक सॉइल पे अच्छे से नहीं ग्रो हो पाते। तो ये 3 स्टेटमेंट है।
अगर आपने हमारी सॉइल्स वाली वीडियो देखी है तो आप बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन करा है और सॉइल्स पे हमने 83 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो इसमें कई बार इन्होंने पूछा है ब्लैक सॉइल के बारे में। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ पे ये ना पूछा गया हो। तो ये मैंने बहुत डिटेल में सॉइल्स वगैरह डिस्कस करा था। और अगर हम ब्लैक सॉइल्स की बात करें अलग से ख़ास तौर से, तो क्रॉप की बात करें ब्लैक सॉइल में कौन कौन से उगाए जाते हैं, इसमें आप देखो कई बार वो आपसे पूछते हैं कि किस चीज़ में ये रिच है, कई बार वो आपसे पूछते हैं कि इनमें क्या उगाया जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि ब्लैक सॉइल में लेस क्ले फैक्टर होता है, इस वजह से ये वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप एंड वेजिटेबल को सपोर्ट करते हैं। दूसरा कह रहे हैं ये लाइम में रिच होते हैं। और इसके अलावा दो स्टेटमेंट हैं उनमें ये है कि ब्लैक कॉटन सॉइल को रेगुर कहते हैं। और दूसरा ये कि हाईली मॉइस्चर रिटेंसिव होते हैं, यानी ये क्लेई होते हैं ना, इस वजह से इनमें मॉइस्चर बना रहता है, मॉइस्चर रिटेंसिव होते हैं। तो क्रॉप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। तो ये बहुत डिटेल में हमने डिस्कस करा था कि जो ब्लैक सॉइल है वो मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलते हैं, जिसे हम रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं। और ये क्लेई डीप इम्परमिएबल होते हैं और स्टिकी हो जाते हैं जब ये गीले होते हैं, और जब ये सूखते हैं तो श्रिंक हो जाते हैं और क्रैक इनमें डेवलप हो जाता है। इस तरीके से इन्हें सेल प्लोइंग कहते हैं क्योंकि वाइड क्रैक्स डेवलप हो जाता है। ये लाइम में, आयरन में, मैग्नीशियम में, एल्यूमिना में रिच होते हैं। मैंने लीमा से आपको याद करवाया था, इसमें पोटास भी होता है, तो ये बात ध्यान रखना। बट फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी तो वैसे हर इंडियन सॉइल में है, इस वजह से हम जो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं उनमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल को रेगुर भी कहते हैं, मॉइस्चर रिटेंसिव होते हैं और लाइम में रिच होते हैं ये, है ना। तो चौथा यहाँ पे गलत है, इसमें इन्होंने कहा लेस क्ले फैक्टर, नहीं, ये तो क्लेई होते हैं। क्लेई होने की वजह से जब ये गीले होते हैं तो चिपचिपे हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, तो इस वजह से ये गलत है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको आप सॉल्व कर लोगे तो बहुत ईजिली आप ये क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम और भी कुछ क्वेश्चन इनमें देखते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इन्होंने बार बार पूछा है रेगुर सॉइल वगैरह किसे कहते हैं। कई बार ये ऐसे पूछते हैं कि इनमें ये चीज़ें होती हैं, दूसरे सॉइल्स के बारे में भी, ब्लैक के अलावा भी। तो ये सारे सॉइल्स जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, ये आप देखो, इसमें भी इन्होंने पूछा था कि एनडीए में ही कि इनमें किन चीज़ों की ज़्यादा मात्रा होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल किन कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें वो कंडीशंस आपसे बेसिकली पूछते हैं। वैसे अगर हम इस क्वेश्चन की खास बात करें तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ना कि ये मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू कवर करते हैं, हमने देखा ये बात सही है। तो दो स्टेटमेंट ऐसे ही हमारे हट जाते हैं, बस थर्ड वाला चेक करना है। तो ये इम्परमिएबल होते हैं, तो ये इन्होंने कहा इम्परमिएबल होते हैं, इस वजह से रेनफेड क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। बट हम ये पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में खास तौर से कि ये बात गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे रेन फेड क्रॉप जो बारिश पे डिपेंड करते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, और वो रीज़न ये है कि इनमें मिट्टी की नमी बनी रहती है ना। ये हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी वाले होते हैं, तो ये जब गीले होते हैं तो स्वेल हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। और जब ये ड्राई होते हैं तो श्रिंक हो जाते हैं। तो इस वजह से हम देखते हैं कि ये कॉटन कल्टीवेशन वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, है ना। तो इन्होंने कहा रेनफेड क्रॉप में ये अच्छे से ग्रो नहीं होते, ये बात साफ तौर से गलत है। बहुत सारे फसलें, कॉटन हो गया, पल्सेस हो गए, मिलेट्स हो गया, टोबैको, शुगर केन वगैरह भी हम देखते हैं कि ये मेनली कल्टीवेट किए जाते हैं ब्लैक सॉइल में। तो ये बात सरासर गलत है, थर्ड वाली। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए 1 और 2 ओनली। तो आई होप आप लॉजिक समझ पाए। ये वाटर रिटेंसिव होते हैं, लंबे समय तक रेन वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं, इस वजह से ये काफ़ी सारे क्रॉप इनमें रेनफेड क्रॉप काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, कॉटन, ज्वार, मिलेट्स, पल्सेस वगैरह। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि किस रिवर को दिहांग के नाम से जानते हैं। तो ये बड़ा ही आसान सवाल है, कई बार पूछा गया पीवाईक्यू में, तो मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र रिवर को कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन बी। और आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप कमेंट बॉक्स में ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को प्लीज़ मेंशन करिए, क्योंकि इससे आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीप किला एक हाई ऑल्टीट्यूड पास है, हिमालयाज में कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी घाटी में, चुंबी घाटी में, ब्रह्मपुत्र वैली में, सतलुज में या तीस्ता में। तो अगर आप सीप किला की लोकेशन समझते हो तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने पूछा था कि सीप किला पास से कौन सी नदी गुजरती है, वहाँ से भी आइडिया लगता है। और यहाँ पे ऑप्शन है रवि है, झेलम है, ब्यास है, सतलुज है।
तो अगर लोकेशन के अकॉर्डिंग हम देखें, यहाँ भी अगर आप थोड़ा आइडिया लगा पाओ कि ये तो नॉर्थ ईस्ट के हैं, चुम्बी तो सिक्किम में है ना, ब्रह्मपुत्र तो आप जानती हो, और सतलुज यानी असम वाले रीजन में नॉर्थ ईस्ट में ही, और यहाँ पे सतलुज और तीस्ता में अगर हम देखें तो तीस्ता वैली भी नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। तो आंसर क्या बचता है? सी, सतलुज वैली। और ये PYQ में ही पूछा गया कौन सी नदी पास होती है। इनफैक्ट ये और अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन हो सकती है थोड़ी। तो S फॉर चिपकिला, S फॉर सतलुज ध्यान रखना, CISF में पूछा गया है। चुम्बी वैली के लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आजकल, तो इस वजह से ये आप मैप अच्छे से समझ लीजिए कि ये सिक्किम के पास वाले रीजन में देखने को मिलता है, और ये थोड़ा विवादित क्षेत्र भी हो जाता है कई बार, इस वजह से न्यूज़ में रहता है। तो ये आपसे बाद में ही पूछ सकते हैं कुछ बातें, जैसे वो भी हम समझ लेते हैं। अगर सिप किला, अगर वो चुम्बी के बारे में पूछें, बेसिकली चुम्बी वैली के बारे में, तो ये सिक्किम के पास है ना, तो नाथुला, जेलेपला वगैरह इससे एसोसिएट करके पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि नाथू, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, नाथू का सिक्का जल गया, तो यहाँ से हमने 3 चीज़ें याद करी थी कि जो नाथुला है, सिक्का यानी सिक्किम, और जल से जेलेपला। ठीक है, तो ये जो 2 पासेस हैं, नाथुला और जेलेपला, ये सिक्किम में ध्यान रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं ये, कई बार ये पूछे आते हैं। और ब्रह्मपुत्र वैली में अगर हम देखें तो ऐसे पासेस जो है ब्रह्मपुत्र सिस्टम के साथ कनेक्ट हो, तो ईस्टर्न हिमालय में देखने को मिलेंगे। तो ये सीप किला तो हिमाचल प्रदेश में, तो इस वजह से ये किसी भी तौर से एसोसिएटेड नहीं है। सीप किला के बारे में ये आप देखना कि सतलुज वैली में इसलिए है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये सतलुज रिवर के रूट में ही पड़ता है, तो इस वजह से ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग केमिकल वेदरिंग व्हेन मिनरल्स इन फेल्सपार चेंजेस टू काओलिनाइट क्लेज द प्रोसेस इज टर्म्ड एज। तो ये कह रहे हैं केमिकल वेदरिंग के टाइम पे जब मिनरल जो फेल्सपार में मौजूद होते हैं वो जब काओलिनाइट क्लेज में बदल जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। NCERT में टर्म मेंशन है, बट ये इस क्वेश्चन का आंसर मेंशन नहीं है, और ये डिटेलिंग भी मेंशन नहीं है। कार्बोनेशन वाले सेक्शन में आप देखो, इन्होंने बताया है कि जब मिनरल्स रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट और बायकार्बोनेट के साथ तो हम कार्बोनेशन कहते हैं, बट ये इसमें फेल्सपार और कार्बोनेट मिनरल की ब्रेकिंग डाउन तो होती है, पर यहाँ इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कि जो फेल्सपार है वो काओलिनाइट में चेंज हो जाता है ना। तो अगर मैंने इस पर डिस्कशन करना है तो ये बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रेशन में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है ना वो हाइड्रेशन है ही नहीं, इसका सही आंसर हाइड्रोलाइसिस है, बट ऑप्शन में हाइड्रेशन दे रखा है, और इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है देखिए, हाइड्रोलाइसिस क्या है, इनमें हाइड्रो एक प्रेफिक्स है जो वाटर से जुड़ा हुआ है, और लाइसिस क्या है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब लूजन या डिसॉल्व होता है। तो इसे आप इस तरह समझ सकते हो कि ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिनमें वाटर लूजन द केमिकल बॉन्ड विद इन अ मिनरल। एक मिनरल में केमिकल बॉन्ड को लूज करने के लिए जब वाटर मौजूद होता है वो हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। बड़े ही आसान शब्दों में समझाया गया यहाँ पे, और ये डेजोल्यूशन के जैसा हमें साउंड करता है, बट डिफरेंस ये है कि जो हाइड्रोलाइसिस है ये डिफरेंट मिनरल को प्रोड्यूस करता है इन एडिशन टू आयंस। तो ये खास बात है, यहाँ पे डिफरेंट मिनरल देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे ने एग्जाम्पल दे रखा है, जब वाटर रिएक्ट करता है पोटेशियम फेल्सपार के साथ तो क्ले मिनरल्स और आयंस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे वेदर्ड और अनवेदर्ड सर्फेसेस को जो हम कंपेयर करते हैं ग्रेनाइट के सेम सैंपल को लेकर, तो हम देखते हैं कि जो अनवेदर्ड सरफेस है इनमें फेल्सपार विजिबल है ब्राइट वाइट क्रिस्टल्स के रूप में, जबकि जो वेदर्ड सरफेस है वहाँ पे हम देखते हैं कि जो फेल्सपार है वो चौक के कलर का हो गया है और ये काओलिनाइट बन रहा है। ये इमेज वगैरह आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक पीस ऑफ ग्रेनाइट है जो अनवेदर्ड है लेफ्ट वाला, और यहाँ पे ये वेदर्ड है, तो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे वाइट पैचेस वेयर फेल्सपार हैज़ बीन ऑल्टर्ड टू द क्ले मिनरल काओलिनाइट, तो ये फेल्सपार बदल गया काओलिनाइट में। तो ये साफ तौर से हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस की ओर इशारा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो माइट बी दिस क्वेश्चन कैन बी ड्रॉप्ड। जबकि हाइड्रेशन क्या है दोस्तों, इनमें फ़र्क ये है ना कि जो हाइड्रेशन है इट इन्वॉल्व वाटर बींग एडेड टू द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मिनरल। सिंपली जब मिनरल के केमिकल स्ट्रक्चर में वाटर ऐड हो जाता है तो हाइड्रेशन कहलाता है। जैसे जब CaSO4 कैल्शियम सल्फेट वो जिप्सम में बदल जाता है, बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है ये, वाटर के कारण ऐसा होता है, तो हाइड्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग मिनरल है उनका वॉल्यूम भी बढ़ सकता है इनफैक्ट कई बार, क्योंकि वाटर उनमें एंटर कर जाता है, तो वाटर की वजह से वजन बढ़ जाता है। तो ये हाइड्रेशन की प्रोसेस है। तो हाइड्रेशन की ब्रॉड टर्म है, उनके स्पेसिफिक कैटेगरी के रूप में हम हाइड्रोलाइसिस को देखते हैं। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं नेशनल पार्क और लोकेशन दे रखी है, कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। रणथंभौर, गिर, नंदन कानन, केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ यहाँ पे साफ तौर से गलत है। केबुल लामजाओ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि मणिपुर में है, और बहुत ही फेमस है केबुल लामजाओ, और ये डांसिंग डियर के लिए फेमस है ना, संगाई डियर के लिए। और जो केबुल लामजाओ है ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है।
तो ये गलत है ना, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, मणिपुर में। बट यहाँ पे दोस्तों नंदन कानन जो है, मैं उसी दिन जब ये क्वेश्चन मैं देख रहा था, मैं नंदन कानन में ही था एक्चुअली, वाडा कोइंसिडेंस। और ये मैंने इमेज क्लिक करी थी, शाम का टाइम था। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, तो ये नेशनल पार्क नहीं दोस्तों, जूलॉजिकल पार्क है। आई डोंट नो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली नेशनल पार्क के रूप में क्यों मेंशन करा है। तो ये नंदन कानन बहुत ही खूबसूरत है, आप ज़रूर विजिट करना। ये उड़ीसा में है और नंदन कानन में बहुत सारे आपको जीव जंतु देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे मैंने इमेजेस भी क्लिक करी थी। तो यहाँ पे रणथंबोर जो राजस्थान में है, गिर जो है गुजरात में है, नंदन कानन उड़ीसा में, ये 3 जो है सही है, चौथा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ इन्होंने पूछा कि कौन सा फर्स्ट और ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी है इंडिया में। तो ये सेम क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था सीडीएस में कि फर्स्ट और ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी कौन सी है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, सिंगारेनी कोलरीज कंपनीज लिमिटेड। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, सिंगारेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड। और ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये सीडीएस का ही 4 साल पुराना क्वेश्चन रिपीट कर लिया गया। तो सीडीएस के पीवाईक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एनसीईआरटी में सिंगारेनी वाली बात जो है वो मेंशन्ड है डिटेल में, ये हम देख लेते हैं एक बार। ये इस वाली एनसीईआरटी में है, हाँ ये देखिए। तो इन्होंने बताया है सिंगारेनी के बारे में, कैनारीज टू माइनर्स रेस्क्यू, और भी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, ओल्डेस्ट ये बात ही मेंशन कर रखी है। बट ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कैनारीज क्या है, ये एक बर्ड होती है कैनारी, इस तरह से ये देखने को मिलती है, और इसने लाखों माइनर्स की जान बचाई है। क्यों? ये आप देखो कि कंट्री का प्रीमियर कोल प्रोडक्शन कंपनी है सिंगारेनी कोलरीज, आई होप इट इज़ विजिबल। स्टिल ये यूज करती है कैनरीज को टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डेडली कार्बन मोनोऑक्साइड इन अंडरग्राउंड माइंस। तो ये जो पक्षी है ये इन्हें अंदर भेजा जाता है माइनर्स के द्वारा। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया देखिए कि माइनर्स कोलैप्स एंड ऑफन डाई इवन इफ अ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ हाईली पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड आर प्रेजेंट इन द एयर। अब यहाँ पे अंदर माइनिंग हो रही है, अब माइनिंग में अगर थोड़ी भी मात्रा है ना कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो बहुत सारे माइनर्स की डेथ हो जाती थी। अब यहाँ पे ये जो कैनरीज पक्षी हैं ये बर्ड्स के लिए प्लीजेंट नहीं होता है। क्यों? जब इन्हें डाला जाता है इस पर्टिकुलर माइनर्स में, अगर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस है, इस पर्टिकुलर साइट में, माइनिंग साइट में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस है, तो बर्ड्स को डिस्ट्रेस सिम्टम्स होते हैं, यानी नफलिंग ऑफ फेदर्स, चर्पिंग, प्रोनाउंस चर्पिंग में बहुत तेज ये चर्प करने लगते हैं, लॉस ऑफ लाइफ। कई बार इन बर्ड्स की डेथ भी हो जाती है। अगर 0.15% भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, तो उस केस में ये बर्ड्स अलग सिम्टम्स को दिखाते हैं, जिससे माइनर्स को आइडिया हो जाता है कि ये पर्टिकुलर एरिया में कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस है, और इसके बाद वहाँ पे अलग तरीके से परफॉर्म किया जाता है एक्टिविटीज़ को। दैट मीन्स साफ तौर समझ आता है। और देखिए कई बार यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जो सोफिस्टिकेटेड हैंड हेल्ड carbon monoxide detection introduced by the company can detect carbon monoxide concentration from as low as 10 ppm to as high as 1000 ppm। मतलब बहुत सारे डिटेक्टर्स भी हैं जिससे पता लगाया जा सके कि कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस है या नहीं। बट इसके बावजूद भी जो माइनर्स हैं वो इन बर्ड्स पे ट्रस्ट करते हैं, और बहुत सारे लोगों की जान इस बर्ड ने बचाई है, किनरी पक्षी ने। खैर अभी हम क्वेश्चन की ओर आए, तो अगर हम देखें यहाँ पे इन्होंने सिंगारेनी के बारे में पूछा था, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। बट पहला आप ये देखो, इसका आंसर क्या है, सिंगारेनी है। अब ये स्टेटमेंट्स अगर आप ध्यान से पढ़ो, इन्होंने पहला कहा है कि ये लोकेटेड है कोथागुडेम तेलंगाना में, और ये फर्स्ट और ओल्डेस्ट कोल माइनिंग कंपनी इंडिया की प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ पे वर्ड पे फोकस करो, प्राइवेट सेक्टर में। दूसरा कह रहे हैं अब ये थर्मल और सोलर पावर जनरेशन में भी खुद को डाइवर्सिफाई कर लिया इस कंपनी ने, और मैन्युफैक्चरिंग फॉर ब्लास्टिंग, ओपन कास्ट माइन एंड कंसल्टेंसी वर्क, मतलब अलग बहुत सारे काम भी यहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग। और तीसरा कह रहे हैं इन्हें नवरत्ना का स्टेटस मिला 2011 से। और चौथा कह रहे हैं सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की ये सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। तो उम्मीद है आपने इसे सॉल्व किया होगा। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो इनमें हम उन स्टेटमेंट को ढूंढते हैं जो सबसे ज़्यादा जेनरिक होते हैं, जिनमें फैक्ट कम होता है या ना के बराबर होता है। तो अगर हम इनमें ये देखें कि क्या इनमें फैक्ट हैं, तो फर्स्ट में, थर्ड में और फोर्थ में, तीनों में फैक्ट है। ऑप्शन बी जो बड़ा ही जेनरिक है, थर्मल और सोलर पावर जनरेशन के अलावा अदर एक्टिविटीज़ में भी ये इन्वॉल्व हैं। तो इन्हें नवरत्न स्टेटस नहीं मिला है, इस वजह से सी जो है गलत है। और चौथा कह रहा है सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी पूरी दुनिया की, तो ये भी साफ तौर से गलत हो जाता है। बहुत सारी अदर कोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज भी हैं दुनिया में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ओशन करेंट्स के बारे में 3 स्टेटमेंट हैं। पहला कह रहा है डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी इज द मेन कोज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओशन करेंट्स। दूसरा जो वाटर की डेंसिटी है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर, सैलिनिटी और प्रेशर पे। तीसरा कि एज अ रूल
ओशन वाटर जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर डेंसिटी एरियाज टू लोअर डेंसिटी एरिया एज अ करंट। तो एनसीईआरटी में वाटर डेंसिटी के बारे में बहुत सारा डिस्कशन है। हमने ये देखा है कि 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया वाटर डेंसिटी, बैच में भी और अदरवाइज भी। तो वाटर डेंसिटी 2 तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, एक तो वो कि कोल्ड है या फिर वार्म है, एक ये तरीका है या कहाँ पे वो देखने को मिलते हैं। दूसरा ये कि वो आपसे बेसिक कंसेप्ट पूछ लेते हैं कि वाटर की जो ये ओशन जो करेंट्स है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। और ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया एनसीईआरटी का, यहाँ से कुछ बातें समझते हैं। देखिए कह रहे हैं डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी अफेक्ट वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ ओशन करेंट। तो जो ये ओशन करेंट्स की मोबिलिटी है ना, जो बहाव है, वो डेफिनेटली वाटर डेंसिटी के डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ इन्होंने कहा जो डिफरेंस है वो मेन कोज है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट इस तरह से दे रखा है, मेन कोज कह रहा है दैट ये डेफिनेटली एक कोज है, और भी काफ़ी सारे कोजेज हैं। तो अब ये तो डिपेंड करता है हम किसे मेन कोज लेकर चलें, लेकिन एलिमिनेशन से ही काम कर जाएगा। क्योंकि तीसरा वाला जो कह रहे हैं कि ये हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में ही ट्रेवल करता है और ये कोई रूल है, ये बात यहाँ पे गलत है। तो इससे जब आप एलिमिनेट करोगे तो आंसर तक पहुँच जाओगे कि 1 और 2 आएगा। अब ऐसा क्यों है, तो ये आप आगे पढ़ोगे समझ आ जाएगा। ये कह रहे हैं ना कि जो हाई सैलिनिटी के वाटर हैं वो डेंसर होते हैं। क्यों डेंसर होते हैं? नमक की मात्रा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा घने हैं, डेंसर हैं। तो इस वजह से ये जो डेंसर वाटर हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया कि हाई सैलिनिटी के होते हैं। इसी तरीके से जो कोल्ड वाटर है इज डेंसर देन वार्म वाटर। तो एक और कंडीशन है कि जो कोल्ड वाटर है ना, वो भी कई बार ज़्यादा डेंसर देखने को मिलती है वार्म वाटर के मुकाबले। डेंसर वाटर टेंड्स टू सिंक वाइल रिलेटिवली लाइटर वाटर टेंड्स टू राइज। तो ये बात तो समझ आ रही कि डेंसर वाटर है वो ज़्यादा हैवी है तो वो सिंक करेगा, वो डूब जाएगा, यानी वो नीचे चला जाएगा, जबकि जो रिलेटिवली लाइटर वाटर है वो राइज करेगा। फिर कोल्ड वाटर ओशन करेंट्स अकर व्हेन द कोल्ड वाटर एट द पोल्स सिंक, यानी कोल्ड वाटर अब हैवी है, वही बता रखा है। तो ये जो ओशन करेंट्स हैं ये सिंक कर जाते हैं पोल्स में और स्लोली मूव करते हैं टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो ये स्लोली मूव भी करते हैं इक्वेटर की तरफ। यहीं जो वार्म वाटर करंट है ये ट्रेवल करते हैं फ्रॉम द इक्वेटर अलोंग द सरफेस फ्लोइंग टुवर्ड्स द पोल्स टू रिप्लेस द सिंकिंग कोल्ड वाटर। यानी जो वार्म वाटर है ना, ये करंट ट्रेवल करते हैं फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से बह के आते हैं अलोंग द सरफेस और ये फ्लो करते हैं पोल्स की तरफ, ताकि जो कोल्ड वाटर है उन्हें ये रिप्लेस कर सकें। और तीसरा यहाँ पे तो वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ इन्होंने कहा ओशन वाटर मूव करती है फ्रॉम एरियाज ऑफ हायर डेंसिटी, बट हमने देखा कि पोल्स में क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है, बट ये तो सिंक कर जा रही उल्टा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि इक्वेटर से जो कि लोअर डेंसिटी वाले वाटर हैं वो ज़्यादा जल्दी मूव कर रहे हैं और फिर एक तरीके से सर्कुलेशन बन जा रहा है। तो एज अ रूल वाली बात तो वैसे भी गलत है। तो आंसर हमारे पास बचा ऑप्शन ए 1 और 2 ओनली। और हाँ, ये बात सही है कि जो डेंसिटी है वाटर की वो टेम्परेचर, सैलिनिटी और प्रेशर वगैरह पे डिपेंड करती हैं। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 और 2 ओनली। और पहला तो मैंने बता ही दिया, हाँ ये मेन कोज है, क्योंकि 1 यहाँ पे बाय ऑब्वियसली करेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे डाउट हमें नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारगेसो सी के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कह रहे इट्स द ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री। दूसरा कह रहे सारगेसो सी में लोएस्ट सैलिनिटी यानी लवणता देखने को मिलती है अटलांटिक ओशन में। तो अगर मैं यहाँ पे मैप के अकॉर्डिंग देखूँ तो सारगेसो सी के वेस्टर्न पार्ट में हमें गल्फ स्ट्रीम देखने को मिलती है। ध्यान से ऑब्जर्व करना, बहुत ध्यान से, गल्फ स्ट्रीम है। और इसके बाद हम नॉर्थ में देख रहे हैं अजोरेस करेंट और कैनारी। इसके अलावा साउथ में देख रहे हैं एंटिलीज और नॉर्थ इक्वेटोरियल। तो यानी ये चारों तरफ जो है वो सी बाउंड्रीज या ओशन करेंट्स वगैरह से घिरी हुई है, ना कि लैंड बाउंड्री से। तो ये बात सही है, एंड इज द ओनली सी जो लैंड बाउंड्री के बिना है। दूसरा कह रहे हैं कि सारगेसो सी रिकॉर्ड द लोवेस्ट सैलिनिटी इन द अटलांटिक ओशन। तो ये अटलांटिक ओशन में ही है, बट लोवेस्ट नहीं, हाईएस्ट सैलिनिटी देखने को मिलती है सारगेसो में। और ये सारी बातें पहले पूछ रखी हैं, कुछ भी नया नहीं है। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए। देखिए सारगेसो सी के बारे में पूछा कौन सा गलत है ना। ये हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सीडीएस के, और भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए, बट इन 2 से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला कह रहे इट इज़ कैरेक्टराइज विद एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑफ ओशन करेंट्स। दूसरा ये इट रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट सैलिनिटी इन अटलांटिक ओशन। तो ये आप देख सकते हो, ये वाला स्टेटमेंट पूछ लिया गया, बस हाईएस्ट को लोएस्ट कर दिया। तीसरा कह रहा है वेस्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम एंड ईस्ट ऑफ कनारी, इसमें लोकेटेड है। और चौथा इट कन्फाइंड इन जायर ऑफ काम एंड मोशनलेस वाटर। तो यहाँ में से क्या क्या सही है? एक्चुअली यहाँ पे पहला बिल्कुल सही है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट देखने को मिलते हैं। और दूसरा जो कह रहे हैं ना कि हाईएस्ट सैलिनिटी देखने को मिलती है, ये बात भी सही है। तो ये 2 बातें सही है। तीसरा कह रहे हैं इट इज़ लोकेटेड वेस्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम के वेस्ट में नहीं, सारगेसो के वेस्ट में है गल्फ स्ट्रीम, है ना। ये गल्फ स्ट्रीम के ईस्ट में है एक्चुअली। और यहाँ पे इस वजह से ये तीसरा गलत है। एंड ईस्ट ऑफ कनारी कहा है, तो ईस्ट ऑफ कनारी नहीं बल्कि सारगेसो के ईस्ट में कनारी है, कनारी के वेस्ट में सारगेसो है। तो उल्टा पुल्टा दे रखा है यहाँ पे।
तो इस वजह से सी गलत है और सी ही हमारा आंसर है। चौथा कह रहे इट कन्फाइंड इन जायर ऑफ काम एंड मोशनलेस वाटर। ये बात सही कि चारों तरफ आप देख रहे हो ओशन करंट से, इस वजह से ये जायर में कन्फाइंड हो जाते हैं। तो ये जो बातें हैं वो आपको सारी पता होनी चाहिए। देखो मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ सार्गेसो सी के बारे में। पहली चीज़ ये पूछेंगे कि किस ओशन में है, किस ओशन में, तो आपको जवाब देना है कि ये नॉर्थ अटलांटिक में है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक में। दूसरा आपसे पूछेंगे लोकेशन, तो ये गल्फ स्ट्रीम के ईस्ट में है ना। ये सार्गेसो है ना, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये सार्गेसो है और यहाँ पे हमें सार्गेसो के वेस्ट में देखने को मिलता है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, यानी ये गल्फ स्ट्रीम के ईस्ट में सार्गेसो है और ये कनारी के वेस्ट में है, ठीक है, तो मैं कनारी लिख देता हूँ, कनारी के वेस्ट में है, यानी यूँ कहें कि सार्गेसो के ईस्ट में क्या है, कनारी है। और एंटिलीज और नॉर्थ इक्वेटोरियल इसके नॉर्थ में है, नॉर्थ में एंटिलीज और नॉर्थ इक्वेटोरियल के नॉर्थ में सार्गेसो, यानी सार्गेसो के साउथ में देखने को मिलेंगे एंटिलीज और नॉर्थ इक्वेटोरियल। और अजोर्स के ये साउथ वेस्ट में है और गल्फ स्ट्रीम ये है। तो यहाँ पे बातें क्या समझनी हमें कि इनके जो आसपास के जो भी सी हैं या फिर जो वाटर बॉडीज उन्हें उनके बारे में पता होना चाहिए। ये एक लौता ऐसा सी है, इट इज़ द ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री, तो ये भी खास बात है जो हमें ध्यान रखनी है। और फ्लोटिंग ब्राउन सी वीड देखने को मिलता है, इसे सार्गेसम कहते हैं। ये होता है दोस्तों सार्गेसम। ये जो सार्गेसम है ये एक तरह का सी वीड होता है और ये बहुत ज़्यादा ऐसे तैरता रहता है और इस वजह से नाम पड़ा सार्गेसो। ये क्या है, सार्गेसम एक तरह की घास है जैसे कि आप देख रहे हो। ये फ्लोटिंग ब्राउन सीवीड है और हाईएस्ट सैलिनिटी भी देखने को मिलती है अटलांटिक ओशन में। तो बहुत ज़्यादा लवणता है, नमक की मात्रा है इस पर्टिकुलर सी में। तो यही बातें हैं जो आपसे पूछेंगे। तो इस हिसाब से देख लेते हैं, ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री, ये बात सही है, ये ओनली सी है विदाउट अ लैंड बाउंड्री और सार्गेसो सी में हमें हाईएस्ट सैलिनिटी देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन में पूछा था विदाउट हैविंग अ कोस्ट लाइन, तो कौन सी सी ऐसी इसका कोस्ट लाइन नहीं, तो सार्गेसो का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइड्स के बारे में पूछ रखा है, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, अपोजियन टाइड और इक्विनोक्टियल स्प्रिंग टाइड्स। तो ये नाम से आप समझो, मैंने आपको पेरिजी अपोजी के बारे में बताया था। पेरिजी और अपोजी क्या होता है, पेरीहिलियन और अपहिलियन क्या होता है, तो ये आप समझते हो बहुत अच्छे से कि जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगा रही है ना, सन का चक्कर लगा रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक ऐसी पोजीशन आती है जब ये काफ़ी पास आ जाते हैं, उसे हम पेरीहिलियन कहते हैं। जब काफ़ी दूर चले जाते हैं एपहिलियन कहलाते हैं। तो सिचुएशन बनती है अलग अलग और ये एलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण होता है। इसी तरीके से आप समझते हो अर्थ के चक्कर लगाने वाला कौन है, सैटेलाइट मून। तो मून भी जब इस तरीके से रोटेट करता है तो यहाँ पे भी इस तरह से दो सिचुएशन बनती है। एक सिचुएशन जब वो सबसे पास होते हैं तो ये पेरिजी कहलाता है, जब दूर होते हैं तो अपोजी कहलाता है। तो इस नाम समझ आ रहा है अपोजियन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ो, जिन्होंने कहा है अगर ये देखें हम, अकर व्हेन द मून इज द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, तो सबसे जो दूर होते हैं तब कौन सा टाइड अकर करता है, अपोजियन टाइड। जैसे कि नाम से पता चला अपोजी कहलाता है वो सिचुएशन जब मून जो है फारदेस्ट होती है अर्थ से। तो सिर्फ आपको टर्म्स में क्लैरिटी है तो समझ आ जाएगा। अगर C2 के साथ जाएगा तो ये दो हट गए। अब हमें चेक करना है इक्विनोक्टियल। तो इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देखो इन्हें बता रखा है कि टाइड्स रिकरिंग एट एन इंटरवल ऑफ 6 मंथ, तो 6 महीने के इंटरवल में जो टाइड्स आते हैं वो इक्विनोक्टियल कहलाते हैं। तो इस हिसाब से डी जाएगा 3 के साथ। तो यहाँ में से आंसर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन D3। कौन सा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। बाकी स्प्रिंग और नीप टाइड्स मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ा रखा है। ये ज्योग्राफी वाली हमारी फाइल है बैच की, जिसमें मैंने आपको सारे टाइड्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ये गयोट्स है, अटोल्स है। इसके बाद हमने देखिए स्प्रिंग टाइड को समझा था। फिर मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा, बस आप इमेज को पोस्ट करके ध्यान से देख लीजिए। नीप टाइड के बारे में ये है और दोनों को फिर हमने कंपेयर करा था। वैसे ये तो आसान कंसेप्ट है बट अभी देख लेते हैं इसे दोबारा से। और ऐसे क्वेश्चन में पूछते हैं जिसमें वो आपसे पूछेंगे कि हर 14-15 दिन में ये फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर के मून में देखने को मिलता है नीप टाइड। और दूसरा स्मॉल टाइडल रेंज होता है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्वाड्रेचर में होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मतलब समझ अगर आपको आता है नीप और स्प्रिंग के बीच क्या डिफरेंस है तो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टाइड्स के बारे में पूछा कि टाइडल बल्जेस वगैरह ग्रेटर हाइट के देखने को मिलते हैं या फिर आइलैंड के बीच में होते थे ना, टाइडल करंट कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन थे। फिर ये पूछते हैं स्प्रिंग टाइड वगैरह के बारे में। ये तो द बेस्ट क्वेश्चन है। इसके और भी काफ़ी सारे सवाल है, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते ही रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स में।
अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले मैं आपको ये स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग एक एक करके चीज़ें देखेंगे। तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड हमें समझना है अभी। तो एक साइड में मैं लिख देता हूँ स्प्रिंग टाइड और यह है नीप टाइड। तो खास बात यहाँ पे क्या है कि स्प्रिंग टाइड की सिचुएशन में क्या होता है कि जो सन, मून और अर्थ है वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। पहले मैं यहाँ पे कंपैरिजन ही लिख देता हूँ, स्ट्रेट लाइन में होते हैं ये सन, मून और अर्थ की पोजीशन है, सन, मून, अर्थ की पोजीशन है। और नीप टाइड में क्या होता है, ये राइट एंगल में होते हैं। नीप टाइड में क्या होता है, राइट एंगल में होते हैं। और ये किस तरह के मून में देखने को मिलता है, तो ये न्यू मून और फुल मून के फेज में देखने को मिलता है, यानी अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम पे। जबकि ये जो नीप टाइड है ये फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में देखने को मिलते हैं। और टाइडल स्ट्रेंथ इनकी काफ़ी मजबूत होती है। टाइडल स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी मजबूत होती है, इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं और इनकी वीकेस्ट होती हैं। और यहाँ पे जो हाई टाइड आता है ना, जो हाई टाइड आता है वो काफ़ी हाई होता है, वेरी हाई। जबकि जो हाई टाइड है नीप टाइड में वो बहुत ही कम होता है। अभी मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। और लो टाइड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे लो टाइड हमें बहुत लो देखने को मिलते हैं, वेरी लो। और नीप टाइड के केस में ये कम लो होते हैं, लेस लो होते हैं। और टाइडल रेंज भी जो है इनका वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, जबकि इनका मिनिमम होता है। बस यही बातें जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के केस में क्या होता है देख लीजिए। तो सबसे पहले स्प्रिंग टाइड के केस में क्या होता है, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं। कौन तीनों, सन, मून और अर्थ। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे ये दोनों स्ट्रेट लाइन में, तो दोनों की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ पे एक्ट करेगी। इस वजह से ये है सोलर टाइड और ये है लूनर टाइड। तो दोनों की जब फोर्सेस एक्ट करती हैं इकट्ठे, तो यहाँ पे जो हाई टाइड्स हैं वो हाई आते हैं और जो लो टाइड्स हैं वो लो आते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल फोर्स ज़्यादा लग रहा है, बस इतनी सी ही बात है। जबकि ये बात आप समझ रहे हो बहुत अच्छे से कि ये जो मून है वो यहाँ रोटेट कर रहा है अर्थ को, तो ये रोटेट करते हुए इस डायरेक्शन में ही पहुँचेगा, यहाँ भी पहुँचेगा। तो उस केस में ये राइट एंगल में हो जाते हैं। कौन? सन, अर्थ और मून। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करने का काम करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून और थर्ड क्वार्टर ऑफ मून में देखने को मिलता है, जबकि ये पूर्णिमा और अमावस्या में देखने को मिलता है, यानी फुल मून और न्यू मून के टाइम पे। तो ये दो बातें हैं, खास बातें हैं जो आपको समझनी है, ध्यान रखनी है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप इसे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो और ईजिली समझ आ जाएगा। अब एक बार दोबारा देख लीजिए, है ना। ये मैंने आपको बता दिया कि सन, मून और अर्थ की जो पोजीशन है वो स्ट्रेट लाइन में होती है स्प्रिंग टाइड के केस में। और यहाँ पे राइट एंगल के केस में ये न्यू मून और फुल मून के टाइम पे देखने को मिलता है, जबकि फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर ऑफ मून के टाइम पे इनकी टाइडल स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसका रीज़न वही है, यहाँ पे डबल फोर्सेस, डबल ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक सन की भी दूसरी मून की भी। इसलिए यहाँ पे टाइडल स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और हाई टाइड यानी जो सबसे मैक्सिमम टाइड आता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है यहाँ पे, क्योंकि फोर्स क्या है, ज़्यादा है। जबकि ये लो टाइड क्या होगा, लो होगा। जब ये हाई होगा तो ये लो होगा। जबकि इसका जस्ट अपोजिट केस यहाँ पे नीप टाइड में देखने को मिलता है, क्योंकि एक दूसरे को फोर्सेस कैंसल आउट करने का काम करती हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं वो आप देखो। स्प्रिंग टाइड के केस में मैं पूछा, लो टाइड कोज्ड व्हेन द सन, अर्थ एंड मून आर इन पोजीशन ऑफ क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर मतलब इस पोजीशन में है। तो इस पोजीशन में अगर ये है तो ये नीप टाइड कहलाता है। तो बी जाएगा 1 के साथ, है ना। और लो टाइड अकर करती हैं, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं फोर्सेस। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही हाई टाइड देखने को मिलता है व्हेन द सन, मून एंड अर्थ आर ऑलमोस्ट इन द सेम लाइन। जब ये सेम लाइन में होते हैं तो हाई टाइड्स देखने को मिलते हैं, जिस पोजीशन को हम स्प्रिंग टाइड के नाम से जानते हैं। तो ये जाएगा 4 के साथ और जो बी है वो मैच होगा 1 के साथ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब कुछ एक क्वेश्चन करते हैं और क्लैरिटी के लिए। तो अगर हम इन्हें देखें, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए नीप टाइड के बारे में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा गया है। पहला कह रहे हैं ये हर 14-15 दिन में अकर करता है विच कोइंसाइड द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून। तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझते हो कि नीप टाइड फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर ऑफ मून में देखने को मिलते हैं, जबकि जो स्प्रिंग टाइड है वो फुल मून और न्यू मून के केस में अकर करते हैं। तो इस वजह से पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं टाइड हैज़ अ स्मॉल टाइडल रेंज बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द मून एंड सन आर इन क्वाड्रेचर। तो हाँ, ये 90 डिग्री में होते हैं, क्वाड्रेचर में होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं फोर्सेज, तो इनका स्मॉल टाइडल रेंज बनता है। तो आंसर यहाँ पे सी है, बोथ 1 और 2।
तो मून कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ अप्रोक्सीमेटली एवरी 29.5 डेज, जिसे हम लूनार मंथ कहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं मून जो है फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस इन क्वाड्रेचर का मतलब ये है कि ये राइट एंगल अरेंजमेंट में है। कौन? अर्थ, मून और सन। तो जब मून ये 90 डिग्री पे होते हैं तो इनका जो ग्रेविटेशनल पुल है डू नॉट एड अप बट इंस्टीड पार्सली कैंसिल आउट। जो बात मैंने आपको भी बार बार समझाई कि ये कैंसिल आउट करते हैं फोर्सेस, इस वजह से इनमें हाई और लो टाइड्स में डिफरेंसेस जो आते हैं बहुत कम आते हैं, है ना। ये एसेंशियल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मरीन एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सी, बोथ 1 and 2। अब ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि टाइडल बल्जेस वगैरह के बारे में, जिन्हें हम अलग से डिस्कस करेंगे। कई बार हमने डिस्कस किया है बैच वगैरह में भी। ना ये क्वेश्चन देखिए, मेजर सी पोर्ट्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक को करेक्टली मैच करना है। यहाँ पे आपको आंसर बताना है कौन सा सही है। पहला कह रहे हैं दीनदयाल पोर्ट एक तरह का टाइडल पोर्ट है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एक तरह का लैंड लॉक्ड पोर्ट है, तीसरा वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो है ये आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर है, और जो पारादीप पोर्ट है नेचुरल सेलो वाटर पोर्ट है। तो ऐसे पोर्ट पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ये HCS में पूछा गया था 2023 में। इसके अलावा पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। काफ़ी सारे क्वेश्चन है तो सारा तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बट एक दो क्वेश्चन अच्छे वाले डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं कांदला पोर्ट को सरदार पटेल पोर्ट कहते हैं और ये एक तरह का टाइडल पोर्ट है। दूसरा ये कि जो मारमागांव पोर्ट है ये प्रीमियम आयरन और एक्सपोर्ट है। तीसरा ये कि जो चेन्नई है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है देश का। चौथा जो पाराद्वीप है ये माइका एक्सपोर्ट के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या क्या गलत है, तो पहला जो कह रहे हैं जो कांदला पोर्ट के बारे में इन्हें सरदार पटेल पोर्ट कहते हैं, ये बात एक्चुअली गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि जो कांदला पोर्ट है इन्हें दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है, दीनदयाल पोर्ट के नाम से, ना कि सरदार पटेल जी के नाम पे ये है। तो पहला गलत है। अगर पहला गलत है तो एक ऑप्शन हट जाता है। दूसरा अगर मारमागांव जो है ये आयरन और एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, ये बात भी सही है। तीसरा अगर चेन्नई ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बहुत पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है। और चौथा कह रहा है पाराद्वीप जो है माइका एक्सपोर्ट के लिए, नहीं ये बात गलत है एक्चुअली, ये आयरन और एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए टाइडल पोर्ट क्या होते हैं। टाइडल पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो टाइड के राइज एंड फॉल पे डिपेंड करते हैं, और जो वाटर डेप्थ है वो सिग्निफिकेंटली वेरी भी करता है। और कोलकाता पोर्ट हो गया, हल्दिया का पोर्ट, कांदला हो गया, काकीनाडा, पाराद्वीप, ये जो कुछ पोर्ट हैं ये इंडिया के टाइडल पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब डेवलपमेंट के बेस पे भी हम पोर्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। ट्रैफिक के बेस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं कि मेजर पोर्ट है, माइनर पोर्ट है या इंटरमीडिएट लेवल का पोर्ट है। आर्टिफिशियल पोर्ट्स दोस्तों कुछ आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, जैसे जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, बहुत फेमस है, ये नवी मुंबई में है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट भी आर्टिफिशियल है, और तूतीकोरिन पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट, ये चार जो है मेजर आर्टिफिशियल पोर्ट हैं। नेचुरल पोर्ट में कौन कौन से? तो मुंबई पोर्ट, मारमागांव पोर्ट हो गया जो कि गोवा में है ना, न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटक में है, और कोचीन पोर्ट जो कि केरला में है। ये नेचुरल पोर्ट्स हो गए। उम्मीद है आपने इनकी लिस्टिंग करी होगी। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान रखें तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो कांदला पोर्ट ये वाला तो गलत हो ही गया, दूसरा सही है, तीसरा सही है, और जो चौथा कह रहा है ये भी गलत है यहाँ पे, है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये यहाँ पे PYQ से ही रेफरेंस देखा गया है। दीनदयाल पोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, इन्हें किस नाम से जानते थे, तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? कांदला पोर्ट के नाम से। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी। कांदला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में है। ये सब बातें तो बहुत ही सामान्य सी हैं, आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें, उन्होंने पूछा दीनदयाल पोर्ट की किस तरह का पोर्ट है, तो असल में जो दीनदयाल पोर्ट है क्या ये टाइडल पोर्ट है? तो इसका जवाब है हाँ, दीनदयाल पोर्ट जो है एक तरह का टाइडल पोर्ट है। तो फर्स्ट जो है सही मैच है। और दूसरा कह रहे हैं कि ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एक तरह का लैंड लॉक्ड पोर्ट है, ये साफ तौर से गलत है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, जो कि नावा सेवा में है, ये लैंड लॉक्ड पोर्ट नहीं है, ये एक मेजर पोर्ट है और सी से कनेक्टेड है। तो दूसरा यहाँ पे गलत है। और तीसरा कह रहे हैं वीओ चिदम्बरम पोर्ट, तो ये जो वीओ चिदम्बरम पोर्ट है ये तूतीकोरिन में है, जो कि आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर है। तो इस वजह से ये तीसरा सही है। चौथा कह रहा है पाराद्वीप के बारे में, तो जो पाराद्वीप है ये एक आर्टिफिशियल डीप वाटर पोर्ट है, ना कि नेचुरल सेलो। तो इस वजह से ये भी गलत हो जाता है। और आंसर यहाँ पे बनता है 1 and 3। तो थोड़ा फैक्चुअल है ये क्वेश्चन, बट अगर आप थोड़ा इसे इस तरह से क्लासीफाई करके समझेंगे तो आसान होगा। फिर से मैं कुछ बातें आपको रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो तूतीकोरिन पोर्ट है, तूतीकोरिन पोर्ट के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसे ही हम वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि तमिलनाडु में है, और ये चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को रिलीव करने के लिए डेवलप किया गया गल्फ ऑफ मन्नार में।
दूसरा है कोलकाता, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि हुगली रिवर में लोकेटेड है, जो कि एक तरह का रिवेराइन पोर्ट है। ये ध्यान रखना, रिवेराइन पोर्ट है, जो नदी से एसोसिएटेड होते हैं, रिवेराइन पोर्ट कहते हैं। देन पारादीप है उड़ीसा में, जो कि नेचुरल हार्बर है। देन विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, एक तरह का लैंड लॉक्ड हार्बर है ना। तो ये ईस्टर्न कोस्ट के कुछ पोर्ट हो गए। देन वेस्टर्न कोस्ट में हम देखते हैं कि कोची है केरला में, और कांदला जिसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात में है ना। और ये भी जो मुंबई पोर्ट के ट्रेड की वॉल्यूम है उसे कम करने के लिए डेवलप किया गया था, एक तरह का टाइडल पोर्ट है। तो इस हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो आंसर है वो क्या बनता है, ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली। तो यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आपको इन सेशन से हेल्प मिली होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको बैच की ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो ये नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।